ये बात है करीब 100 साल पहले की। सांझ की टाइम बस होने ही वाला है। पश्चिम दिग पे अभी भी सूरज झकमक कर रहा था, पर धरा पर अंधेरा छाए हुए है। आसपास में जो पेड़ है वो भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। कुछ पक्षियाँ अपने घर पे लौट रही है। एक पथिक माठ के ऊपर से चल के जा रहा है। उसकी हालत भी कुछ इस पक्षियों की तरह ही है। सुबह से वो चलते जा रहा है, पर अभी तक एक भी गांव सामने नहीं पड़ा। जहाँ से वो जा रहा है वहाँ पर जो मिट्टी के ऊपर कोई लोग जाने की जो दाग होता है ना, वो भी वहाँ पर नहीं है। आज वो कोई गांव पे पहुँचेगा या नहीं ये भी उसको पता नहीं। फिर भी वो चलते जा रहा है। अगर वो रात के अंधेरे से पहले कोई गांव में जाके उठ सके, इसी आशा को लेकर वो चलते जा रहा है। पथिक के कपड़े बहुत साधारण हैं। वो चाकरी ढूंढने निकली है। अगर कोई गांव में नौकरी मिल जाए। उसकी घर पश्चिम बंगाल में है, पर 11 दिन से वो चल रहा है और चलते चलते वो जी कहाँ पर आया है उसको पता नहीं। कल वो एक छोटी सी गांव में रात गुजारने के बाद तब से वो निकला है, पर सारा दिन चलने के बाद भी कोई पर भी एक भी गांव नहीं देखा उनको। दोपहर को एक सूखा हुआ पेड़ के नीचे बैठ के अपनी धोती में जो छोटा सा चीर कूट रखा हुआ था खा के फिर से चलने लगा था। बात अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो चलती जा रहा था। जाते जाते उसने अचानक से पास में घूम के देखा एक जगह पर कुछ चकचक सी कर रहा था, मतलब झलक से उठ रहा था। कुछ ऐसी पद्धति से भी उठना स्टार्ट हो चुका था। उसने उस तरफ गया। शाम की टाइम पे उनको लगा एक बड़ा सा जलाशय। तृष्णार्थ पथिक अब वो कुछ ना सोच के उस तरफ चलने लगा। अब मन में सोचा कि अगर यहाँ पर पानी की जलाशय है तो पास में ही कोई गांव तो जरूर होगा। पथिक हाथ छोड़ के बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुछ रहने की तो जगह मिल गई, या फिर मिल ही जाएगी। थोड़ी दूर जाकर देखा, हाँ सही में एक बड़ा सा जलाशय की एक प्रांत से दूसरी प्रांत तक कुछ भी दिखाई नहीं देती। इतनी बड़ा जलाशय है। एक जलाशय के किनारों में बैठ के अपनी तृष्णा निवारण करने में व्यस्त हो गया। आँख मुंह पे पानी मार के वो उठ के खड़ा हुआ। सूरज की रोशनी अब ना की बराबर है। जलाशय की दूसरी तरफ आँख नहीं चलती, कुछ भी दिखाई नहीं देता। सब कुछ जैसे धुंधला सा है। फिर भी उसको लगा कि जलाशय की घाटों के ऊपर कोई एक सफ़ेद साड़ी पड़ा हुआ कोई लड़की शायद पानी भर के लेके जा रहा है। पथिक की सांसों में आप सांस आई कि पास में कोई गांव तो जरूर है। उसके बाद पथिक जल्द से जल्द अपना सारा सामान पीठ पे रखकर वो निकलने लगा उस गांव की तरफ, जहाँ उनको पता नहीं कोई कौन सी गांव है या नहीं है। फिर भी उस तरफ चलने लगा जिस तरफ से उस लड़की आई थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसी तरफ से आया था। उसने उसी तरफ चलने लगा जिस तरफ वो लड़की आकर शायद गायब सी हो गई थी। उसी रास्ते पे उसने चलने लगा। जलाशय की ऑपोजिट साइड पे उसने पहुंचने के बाद उसने देखा, हाँ सच में एक बड़ा गांव है। उसने देखा दूर में एक बड़ा गांव की बहुत सारे घर दिखाई दे रही है। तब तक पथिक को बहुत भूख लगी थी और पूरा दिन चलने के बाद सारे बदन पे दर्द सी उठी थी। वो आसपास ठीक से ना देख कर ही बस चलने लगा, बस चलते जा रहा था। अगर वो ठीक से देखता
तो उसको पता चलता जो सब घर वहाँ पर दिखाई दे रहा था उस घर भी किसी की चाल नीचे गिरा हुआ था। कुछ कुछ घरों की मिट्टी की दीवारें टूट के बिखर चुकी है। यहाँ पर बहुत दिनों से कोई भी नहीं रहा है। ये बात उसको समझ में आ जाती अगर वो ठीक से देखता। पूरा गांव सुनसान है। सांझ पूरी तरह से सांझ के टाइम पे किसी भी घर पे पूजा की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये सब कुछ भी वो ठीक से दिखाई नहीं। उसने अपनी आंखों में करीब पर्दा से डाल के चल रहा था। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये सब गांव की जो मेन रास्ता है उसी से वो चल के और पास में देखा एक बड़ा सा घर। वो जाके उस घर की दरवाजे पे जोर जोर से चीखने लगा। दरवाजा पूरी तरह से जीर्ण हो चुकी है। बड़े बाड़ी में कोई भी नहीं रहता। अब पथिक को डर लगने लगा। इस घर में कोई रहता भी है क्या? ये बात सोच कर ही पथिक की फिर भी भीतर से कोई भी आवाज नहीं आ रहा था। तब वो हाथ छोड़ के बोला, कोई है घर में? एक बार बाहर आओगे? कोई है घर में? पर कोई आवाज नहीं आ रहा था। अंदर से कोई भी आवाज नहीं दे रहा था। पथिक आश्चर्यचकित होकर सोचा, इस घर में कोई नहीं है क्या? बाद उसने घर में एक जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। फिर भी कोई भी लोग आने की आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। पथिक आप नहीं रुका। फिर से उसने गला को साफ किया। उसके बाद फिर से जोर से बोला, घर पे कोई है? ये बोलते बोलते वो अंदर जाने लगा। अंदर जाकर वो थोड़ा सा अचंभित हो गया। घर की आंगन में कांटाओं के झोंप में जर्जरित हो चुका है। भूतिया हवेली तो नहीं। अपने सारे हिम्मत को इकट्ठा कर फिर से उसने एक बार गला खाकने देकर फिर से बुलाया, घर में कोई है? अब घर से कोई मैली कंठ में बोला, कौन हो तुम? अब पथिक को साहस आया, यानी घर में तो लोग हैं। पथिक नम्र होकर बोला, माझी मैं ब्राह्मण पथिक हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। आज रात के लिए मुझे रहने की दे सकता है कि रहने की स्थान दे सकती है क्या? ऑपोजिट साइड से आवाज आया, हाँ दे सकती हूँ। आप ब्राह्मण हो, बैठो। पथिक ने सोचा, कहाँ पर बैठूं? हर तरफ तो सिर्फ जंगल ही है। पथिक हर तरफ देख रहा था। इसी दौरान वो देखा उसके ठीक सामने ही एक स्त्री लोग खड़ा हुआ है। इतनी अचानक वो लड़की या स्त्री लोग आके सामने खड़ा हो गई, वो जैसे कोई मैजिक या जादू है। उस लड़की की मुंह तो नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मुंह पूरी तरह से ढका हुआ था। अब पथिक पूछा, माँ घर में कोई पुरुष नहीं है क्या? क्योंकि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही है। अब वो स्त्री लोग अपने घमटाओं की अंदर से बोला, पुरुष कोई नहीं है घर पे, तुम आओ यहाँ पर बैठो। स्त्रियों के साथ साथ वो पथिक भी चलने लगा और घर की दाएं तरफ जाके एक जगह पर उसने बैठा, जहाँ थोड़ी सफाई तो है। बैठने के बाद वो स्त्रीलोक ने पूछा, आप सुबह से चल रहे हो, आपने सुबह से कुछ खाया?
घर में काल की भात है, आप खाओगे क्या? पथिक ये सोच सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ माझी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं। मुझे वैसे बहुत भूख लगी है, अगर खाना पकाने जाऊँ तो बहुत देर हो जाएगा। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से चल रही हूँ ना। वो घमटे के अंदर से दिखाई देने वाली जो लड़की थी, वो अब तक तो उनके सामने ही खड़ा हुआ था, अचानक गायब हो गया। जैसे वो आया था अचानक से, फिर से वो कहीं अचानक गायब हो गया। कहाँ गया पता नहीं चल रहा था। पथिक उस तरफ कुछ देर तक देखने के बाद उनको पता चला, कहाँ गया कुछ समझ में नहीं आया उसको। पथिक घबरा के खड़ा हो गया। ऐसे ही पूरा बाड़ी अंधेरे से ढका हुआ है, उसके ऊपर एक क्या चल रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब पथिक को डर लगने लगा था, फिर दौड़ के भाग जाएगा यही सोच रहा था। इसी दौरान दूर से एक आवाज आया, अरे मत जाओ, आप अतिथि हो, उसके ऊपर ब्राह्मण भी, ब्राह्मण की सेवा ना करके आप जा नहीं सकते, अब ऐसे मत जाओ, हमारी घर की कल्याण अकल्याण की भी बात है, अब मत जाओ, प्लीज़ बैठ जाओ, कुछ ना खा के आप इस तरह से किसी भी घर से नहीं जा सकते, आप बैठ जाओ। पथिक आप फिर से बैठ गया। पथिक की पैर ऐसे कांप रहा था जैसे नीचे से भूमिकंप या अर्थक्वेक आ चुका है। कुछ देर बाद वो पथिक देखा कि अचानक से एक महिला आ गई और अपने हाथ में कुछ खाने की चीज़ लेकर आई थी शायद। तो पथिक ने वो चीज़ें अपने हाथ में ली और खाने लगा। बहुत देर तक खाने के बाद उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या खा रहा है। कुछ मिट्टी खा रहा था, कुछ खा रहा था, कुछ काला काला जैसे अंधेरे में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर भी वो खा रहा था, बस खाने का बात है, बस खा रहा था। और हाँ, उसके बाद उसने कुछ ऐसे मन में आया तो उसने पूछा, इस गाँव का नाम क्या है? महिला घमटे की आड़ाल से उसको बोला, कुलघोड़ा, कुलघोड़ा। ये बात सुनकर ही उनकी जैसी नींद सी जाग चुकी थी। कुलघोड़ा, ये तो वही गांव है जहां मतलब प्लेग बीमारी से जो महामारी निकली थी, उस महामारी में पूरा का पूरा गांव सुनसान सा हो गया था। पूरा गांव ऐसी खाली सा हो गया था। ये वही गांव है जहाँ पर महामारी लगी थी और पूरा गांव मौत की नींद में सो गया था। ये बात सोचकर, ये बात उन्होंने पहले भी सुना था जब वो पहले और एक गांव में रहा था, तब उनको किसी ने बताया था कि यहाँ पर ऐसे एक गांव है जो इस तरह की मौत की छाया मंडराती रहती है इस गांव में। तो वो अपनी प्लेट पास में रखी पथिक और दौड़ने लगी। पीछे से आवाज आ रहा था, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, घर की अकलान होगा, अब मत जाओ। फिर भी पथिक ने नहीं सुना और दौड़ने लगा। दौड़ते 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 बस दौड़ ही रहा था, पता नहीं चल रहा था कहाँ जा रहा है। गांव की तरफ जा रहा था, गांव की विपरीत साइड पे जा रहा था, बस चल रहा था, बस चल रहा था। अचानक से उसको याद आया कि अब उसकी दोनों पैर जो पाए है ना, वो चल नहीं, काबिल नहीं रहा था, बस कहीं पे जाके गिर गया हो। वो डर रहा था और आंखें बंद करके उसने ऊपर देखा कि चंद्र जो है वो ऊपर टिका हुआ है और वो कुछ मिट्टी की जैसी, गीली मिट्टी जैसी मिल रहा था। तो वो फिर खड़ा हुआ, उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ अब।
तो उसने बस चलते जा रहा था कि अंधेरा हो या रात हो, उस गांव से बस दूर जाना है, उस गांव से, उस भूतिया गांव से बस दूर जाना है, ये सोचकर वो चल रहा था। चलते 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 कुछ देर बाद ना कुछ लोगों की गुंजुन आवाज़ सुनाई दे रहा, कान में ऐसी आवाज़ तो आ रहा था कि कहीं पे कुछ लोग बैठ के जैसे जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं ना, ऐसे कुछ मीटिंग से चल रहा था, ये ऐसी आवाज़ उनको सुनाई दे रहा था। उसने सोचा कि अबे यार, अभी तो दूर से कुछ इंसानों की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई गांव या फिर पास में कोई गांव तो है। उस भूतिया गांव से दूर होने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गांव है, या फिर कुछ लोगों की आस्थाना तो ज़रूर होगा। तो ये सोचकर वो चलने लगा। तो उसने देखा नहीं कि वो धीरे धीरे जैसे गीली मिट्टी की जगह वो पहुंच चुकी थी। उसको पता नहीं चल रहा था कि ये कुछ गीला सा स्थान है। वो बस उस साउंड को फॉलो कर रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था कि कुछ तो चल रहा है। फिर वो पहुंचा, उसने देखा कि वो जैसे ऊंची जगह पर थी ना, वहाँ से नीचे उतर के कई खाओ सी, मतलब खाल, जहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बैठा हुआ था। तो उस तरफ पहुँच हुए, गीला मिट्टी है। फिर भी उस साउंड को फॉलो करते करते वो कुछ देर बाद जहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद उसकी आंखें ना पूरी तरह से जम गई थी, क्योंकि उसने देखा एक शमशान, और शमशान के पास में एक आलया निकल रही थी। आलया यानी जहाँ पर शमशान की जो मिट्टी जलाया जाता है ना, जो वहाँ पर आलया निकलती है, मतलब आग निकलती है। और उन आग की जो लपट में कुछ देर तक रोशनी निकल रही थी, और उस रोशनी में वो देख रहा था कि बहुत सारे कंकाल बैठे हुए और आपस में कुछ मज़ेदार बात करते करते कुछ नाच रही है, कोई नाच रही है, कोई गा रही है, और अपनी हड्डियाँ ठक 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 कर रहा था। उसके बाद उसने अचानक से वो पीछे मोड़ के दौड़ने लगा ही था। इसी दौरान उसको लगा किसी ने उसको झपट करके उसने गिर गया। उसके बाद जब उनकी आँख खुली तब देखा कि वो भी उस आलय का पास ही बैठा हुआ था, पर अब उसे डर नहीं लग रहा था। अचानक से पास में एक कंकाल बोल रहा था, अबे भाई तू कब आया यार? मैंने करीब आसपास देखा और उसके बाद मैंने दूर देखा कि मैं मर चुका हूँ। हाँ, मैं मर चुका हूँ। उस जगह पर मैं गिर गया था ना, वहाँ पर कुछ ऐसी धड़ वाला चीज़ था जिससे मेरा गला कट चुका है और मैं मर चुका हूँ। मैंने इस तरफ साइड पे जो भूत था या कंकाल था उसको मैंने बोला, मैं बस अभी अभी आई हूँ। अभी अभी आया यार? तो एक काम कर, तू तेरा वाला तो अभी बनने में बहुत देर लगेगा यार। एक काम कर, तू उधारी में काम चला ले, वहाँ पर देख बहुत सारे कंकाल है यार, वहाँ से एक कंकाल पे घुस जा और हमारे साथ मिल जा, क्योंकि तेरा वाला कंकाल तो अभी निकलने में बहुत देर लगेगा यार। तो आ जा, चल। ये सब बोलते बोलते दो सब कंकाले नाचने लगा। गाइस, एक कहानी है शरदिंदु बंदोपाध्याय की रचित एक कहानी है। शरदिंदु बंदोपाध्याय बंगाली साहित्य में इनकी नाम बहुत पॉपुलर है।